Good morning class. Welcome to IIBM International Public School. Class, today we will discuss about parliament. Students, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑर्डर से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था और हम वो मैकेनिज्म समझने की जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट रन होती है, जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं वो गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करते हैं डिसीजन लेने के लिए। तो देखिए, हम उसी गवर्नमेंट ऑर्डर की बात करेंगे जिसे हम ऑफिस मेमोरेंडम भी कह रहे हैं। ठीक है, इसी गवर्नमेंट ऑर्डर को हम ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है वो है ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से भी जानते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि देखिए इसमें लिखा है अब गवर्नमेंट ऑर्डर, यानी ये ऑर्डर, ये मेमोरेंडम किसने जारी किया था? तो ये जारी किया था गवर्नमेंट ने। बट क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्लियामेंट एक सुप्रीम अथॉरिटी है, तो हम ये जानना चाहते हैं क्या इस गवर्नमेंट ऑर्डर में, इस ऑफिस मेमोरेंडम में क्या पार्लियामेंट का कोई रोल है या नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले पार्लियामेंट के बारे में हम बेसिक सी चीज जानते हैं क्या, कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा, इनको बोला जाता है 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने ये पॉइंट करके लिखा है, जरा इस पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन डिस्कस्ड। अब आपको पता है मंडल कमीशन बनाया गया था 1979 में, जिसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी थी। अब उस रिपोर्ट पे डिस्कशन हो रहा है। कहां डिस्कशन होता है? तो डिस्कशन होता है हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा में। उसके पहले प्रेसिडेंट ने अपने एड्रेस में, क्योंकि जब भी पार्लियामेंट्री सेशन स्टार्ट होता है तो प्रेसिडेंट का एक एड्रेस होता है, जिसमें प्रेसिडेंट गवर्नमेंट द्वारा कही गई बातों को, उनके अचीवमेंट्स को, या आने वाले समय में फ्यूचर में वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं उन बातों को पार्लियामेंट के सामने, देश के सामने रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेसिडेंट ने क्या किया? अपने एड्रेस में, अपने स्पीच में उस रिपोर्ट को मेंशन किया। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में उस पे कंप्लीट लॉन्ग डिस्कशन हुआ। इनसे क्या हुआ? इनसे गवर्नमेंट में प्रेशर क्रिएट हुआ। गवर्नमेंट में क्या हुआ? एक प्रेशर क्रिएट हुआ। उस प्रेशर की वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन लिया। ठीक है, प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ? क्योंकि यहाँ भी मंडल कमीशन की बात की गई, यहाँ भी मंडल कमीशन की बात की गई, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ कि मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसे हम लागू करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी करके ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से, मीडियम से ये ऑर्डर जारी कर दिया। ये एक लॉ कह लीजिए, कानून कह लीजिए, इसको बना दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इस गवर्नमेंट ऑर्डर में पार्लियामेंट का कोई डायरेक्ट रोल तो नहीं था। ठीक है, डायरेक्ट रोल का मतलब कि ये जो लॉ ऑर्डर है वो पार्लियामेंट में तो नहीं पास हुआ, लेकिन पार्लियामेंट में ये जो एक्टिविटीज हुई हैं उनके वजह से एक प्रेशर जरूर क्रिएट हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली पार्लियामेंट ने इसको अफेक्ट किया। अब आप सोचिए कि अगर पार्लियामेंट के डिस्कशन में लोग, ज्यादा लोग, मतलब एक मेजॉरिटी से ज्यादा, ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 100 लोग हैं, ठीक है, 100 रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसमें से 70 रिप्रेजेंटेटिव ये चाहते कि इस रिपोर्ट को, इस रिकमेंडेशन को, मंडल कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन है इसको लागू न किया जाए। ठीक है, ये किसी काम की नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल था कि गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर देती? नहीं पॉसिबल था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड टॉपिक, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट तो हमें पता चल गया कि सुप्रीम अथॉरिटी है, लेकिन अब पार्लियामेंट की हमें जरूरत क्यों? देखिए सबसे पहले बेसिक चीज आप समझ लीजिए, क्या? डेमोक्रेसी। कोई भी अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, कोई भी अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पे क्या सिस्टम है कि एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइजेस सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल फीचर होता है। सो आप देखिए कि डेमोक्रेसी का ये जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो हर डेमोक्रेटिक कंट्री पे लागू होगा, बट क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। क्या कि कह रहा है कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पे असेंबली होनी चाहिए। इसके लिए
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। तो इंडिया में ही एक नेशनल असेंबली है जहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए, पर्सन कह लीजिए, वो वहां पर बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके मेंबर होते हैं जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। अब क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो यहाँ पर आपको पता है कि इंडिया यूनियन है स्टेट्स का, तो जो सिस्टम आपको यहाँ यूनियन लेवल पे दिखता है, सेंट्रल लेवल पे दिखता है, कुछ उसी प्रकार का अरेंजमेंट आपको स्टेट लेवल पे भी दिखता है। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे आप देखेंगे जैसे कि पार्लियामेंट होता है, उसी तरीके से स्टेट के लिए क्या होता है, लेजिस्लेचर या हम कह सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे क्या होगा, जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आकर के डिस्कशन करेंगे, वो आकर के हमारी बातों को हमारे बिहाफ पे पहुंचाएंगे गवर्नमेंट तक। अब देखिए पार्लियामेंट के कुछ फीचर्स यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे 4 फीचर मैंने लिखे हैं, वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं बट ये जो 4 फीचर्स हैं, ऑल द 4 फीचर्स आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है। पहला फीचर, पार्लियामेंट क्या है, इट इज अ फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज। कोई लॉ बनाना हो, लॉ में चेंज करना हो, ठीक है, पुराने लॉ को खत्म करना हो, तो उसमें जो फाइनल मोहर लगती है, जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसका होता है, वो पार्लियामेंट का होता है। ठीक है, सेकंड देखिए, एक्सरसाइजेस सम कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या है, आर्बिट्रेटरी कोई डिसीजन ना ले ले, मनमानी ना करने लगे कि आर्बिट्रेटरी कोई भी डिसीजन लेने लग जाए जो कि लोगों के प्रॉफिट में ना हो। इसके लिए पार्लियामेंट क्या करती है, कुछ उस पे कंट्रोल भी रखती है। जैसे आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट में एक गवर्नमेंट होती है, उसके सामने कौन बैठता है, अपोजिशन। अपोजिशन का काम क्या होता है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है उसमें कमियां निकाले, जो गलतियां हैं उसको सरकार के सामने रखे, प्रेशर क्रिएट करे, जिससे कि गवर्नमेंट ऑटोक्रेसी ना करे, यानी मनमाने तरीके से रूल ना करे। तीसरा जो है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, तो जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, गवर्नमेंट के पास जो मनी है वो मनी सरकार की नहीं, मतलब पूरे भारत के लोगों की है, तो उस पे भी कंट्रोल किसका होता है, पार्लियामेंट का होता है। यानी गवर्नमेंट मनमानी तरीके से पैसे को खर्च नहीं कर सकती, कहाँ खर्च कर रही है, कितना कर रही है, ये सारी चीजें पार्लियामेंट में बतानी होती है। और आपको पता होगा बजट, पार्लियामेंट्री सेशन में बजट आता है, तो जो बजट आता है तो बजट में सरकार क्या करती है, बजट में सरकार कितना पैसा कहां से आया ये बताती है, और उस पैसे को कहां किस सेक्टर में कितना खर्च किया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट में दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, 4th पॉइंट है हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट। अब ये जो पार्लियामेंट है ये हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन कह लीजिए या डिबेट कह लीजिए, यानी इसके आगे और कहीं आप डिस्कस नहीं कर सकते, ये हाईएस्ट फोरम होता है। कोई भी लॉ है, कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी रूल है, तो उसके बारे में जो डिस्कशन डिबेट है उसका ये हाईएस्ट फोरम होता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो आप देखिए 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। वो देखिए मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने अगर ध्यान न दिया हो लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया। कहाँ, ये पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपका होमवर्क स्टार्ट होता है। होमवर्क क्या है कि आपको ये वाला टॉपिक अपने से पढ़ना है, लोकसभा के बारे में पढ़ना है, इसके क्या फीचर है, क्या फंक्शन है, क्या इसके पावर्स हैं। राज्यसभा के बारे में पढ़ना है, इसके फीचर, पावर, फंक्शन, इसमें कितने मेंबर होते हैं, इनमें कितने मेंबर होते हैं। अच्छा देखिए, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, दोनों के बीच में पावर का एक कंपैरिजन भी करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जैसे मैंने आपको ये पार्लियामेंट पढ़ाई है, इसको तो आपको कॉपी पर नोट करना ही है, बाकी इस वाली हेडिंग टॉपिक को आपको अपने से कवर करना है क्योंकि मैंने पूरा उसका बेसिक बता दिया। ओके क्लास, तो आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कल हम लोग नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू IIM इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल क्लास। Today we are going to start a new chapter, that is quadrilateral. Students, last time हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और लगभग सारे जो कांसेप्ट्स हैं वो हम वॉल्यूम सरफेस एरिया के कवर कर चुके हैं। एनसीईआरटी के मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस भी कराए थे और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, तो आई होप उसको आपने कर लिया होगा। अगर अभी भी नहीं किया है तो आगे से पूरा एनसीईआरटी जो भी आपको बुक मिले उसमें जो भी
क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उसको सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो जब स्कूल खुलेगा स्कूल में आकर के वो सारे डाउट्स आप क्लियर कर लीजिएगा। आज जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए ध्यान से इसको समझना है। सबसे पहले देखिए इसमें एक शब्द है QUAD, क्वाड। देखिए क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड मींस होता है 4। क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं तो आप कह सकते हैं 4 लाइंस और आप कह सकते हैं 4 एंगल्स। ठीक, क्योंकि मैथ में लाइन एंड एंगल यही सारी चीजें तो होती हैं। तो क्वाड से क्या बन जाएगा, 4 लाइंस 4 एंगल। चलिए 4 लाइंस ले लेते हैं और इन 4 लाइंस को आपस में ज्वाइंट कर देते हैं। तो जैसे ही इन 4 लाइंस को हम ज्वाइंट करेंगे आप यहां पे देखिए 4 एंगल्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का जो एक स्ट्रक्चर बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, 4 साइड्स 4 एंगल्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं क्वेश्चन के जरिए मैंने क्वेश्चन एज एग्जांपल यहां पे लिया है एक्सरसाइज 8.1 और ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो लोग आरएस प्रभाव सॉल्व कर रहे हैं होंगे वो कंफ्यूज नहीं होंगे 8.1 एक्सरसाइज कौन सा है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज 8.1। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। The angles of a quadrilateral are in the ratio 3, 5, 9, 30। क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होंगे, अभी मैंने बताया 4 एंगल्स होंगे, और उन एंगल्स का मेजरमेंट ना देकर के यहाँ पे रेशियो हमें गिवन है, और रेशियो क्या दिया है 3, 5, 9, 30। हमें पता है ट्रायंगल के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हमें पता है कि ये अगर रेशियो में एंगल दिए हैं तो हम इन्हें x के फॉर्म में सपोज कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट एंगल्स आर, अब ये जैसे 3 है तो हम लिखेंगे 3x, 5 है तो 5x, 9 है तो 9x एंड 13 है तो 13x। तो ये हमने सपोज कर लिया कि ये एंगल्स होंगे। अब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो अब यहां पर हमें लगानी पड़ेगी एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगानी पड़ेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये क्या होता है, देखिए आपने ट्रायंगल पढ़ा था, ट्रायंगल में क्या पढ़ा था कि किसी ट्रायंगल में एनी ट्रायंगल इन एनी ट्रायंगल से अ ट्रायंगल इज एबीसी और यहां पे 3 एंगल क्रिएट हुए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो आप कहते हैं ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब इसी ट्रायंगल में इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी थी ट्रायंगल के लिए। अब आप जरा देखिए कि जब आप क्वाड्रिलेटरल यहां पे बनाएंगे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, सपोज दैट ये बना देते हैं ए बी सी डी, और अगर इसके डायगोनल को हम इस तरीके से बीडी को मिला दें तो आप देखिए यहां पे आपको 2 ट्रायंगल दिखने लगेंगे 2 ट्रायंगल। अब अगर हम ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी कांसेप्ट को लें तो इन तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180, और इस सेकंड में भी इन तीनों एंगल्स का हो जाएगा 180 सम। तो 180 टोटल सम कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, या एक लाइन में आप ये समझें कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, कि किसी क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 360। ठीक है, तो चलिए सम करते हैं। तो 3x + 5x + 9x + 13x इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसको आप सम करिए, 5 3 8 9 17 13 30x, तो 30x हो जाएगा 360 डिग्री। इसको कट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। आप यहां पे देखिए x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 12 डिग्री। अब ये आंसर ये नहीं है, ये तो x की वैल्यू आई है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल्स हमारे ये हैं जो हमने सपोज किया था। तो पहला एंगल है हमारा 3x मींस 3 * 12, तो कितना हो जाएगा ये 36। नेक्स्ट 5x 5 * 12, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे ही आप 9x और 13x भी यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। ये मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूं और ये पूरे 4 एंगल्स आप फाइंड आउट करके कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है,
मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अब आपको कह रहा है कि जो डायगोनल्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम याद करिए 8th में पढ़ाया है। पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हों और इक्वल हों, उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। और यहां पर हमें शो करना है कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा अगर उसके डायगोनल इक्वल हो जाए। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले थ्योरम को सॉल्व करने का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले गिवन लिखना है। तो गिवन आपको क्या है, गिवन है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ये क्या है एबीसीडी, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये आपको गिवन। दूसरी चीज, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके जो डायगोनल है मींस एसी एंड बीडी, ये भी क्या है इक्वल है। ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है गिवन है। तो अब इसको यूज कैसे करेंगे, पहले टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ये क्या है, ये रेक्टेंगल, ठीक है, ये क्या है रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल का डेफिनेशन सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप कब कहेंगे कि कोई रेक्टेंगल है। देखिए रेक्टेंगल खुद में एक पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल खुद में क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम तो ये है क्योंकि सवाल में बोला है, लेकिन पैरेललोग्राम होने के साथ साथ रेक्टेंगल में जरूरी है कि इसका हर एक एंगल, एवरी एंगल वो किसके इक्वल में आ जाए, 90 डिग्री के। तो अगर किसी पैरेललोग्राम का एंगल्स, हर एंगल, एवरी एंगल 90 डिग्री है तो हम कहेंगे कि ये क्या है रेक्टेंगल है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें किसी भी तरीके से इसके एंगल्स को 90 डिग्री करना है। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंसी आपको पढ़ाई गई है, कॉन्ग्रुएंसी वाला कांसेप्ट आपको लगाना है। आपको लिखना है सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी। तो देखिए ट्रायंगल एबीसी कहां है, तो देखिए ट्रायंगल एबीसी ये रहा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। उसके बाद ट्रायंगल बीएडी, तो बीएडी कहां है, बीएडी, ठीक है, सॉरी ये अभी बीएडी है और एबीसी ये रहा, ठीक है, एबीसी ये रहा। एक हमने ये ट्रायंगल लिया है और एक हमने ये ट्रायंगल लिया है, ठीक है। ट्रायंगल आप समझ गए, कहिए तो मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता। एक तो ये बीएडी लिया गया है, बीएडी, ये बीएडी, और दूसरा ट्रायंगल लिया गया है ये, कौन सा ट्रायंगल, बीएसी, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों में देखिए आपको कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। तो कॉन्ग्रुएंसी के कितने क्राइटेरिया होते हैं, 3 क्राइटेरिया होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपने पढ़ा है ट्रिपल एस, आपने पढ़ा है एएसए, आपने पढ़ा है एसएएस, आपने आरएचएस भी पढ़ा है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक क्राइटेरिया यूज करना है। तो मैं आपको बता दूं यहां पर आप यूज करिए ट्रिपल एस, साइड 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 क्राइटेरिया। अब देखिए कैसे ट्रिपल एस यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि ये वाला पार्ट दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, यानी ये जो साइड AB है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आप लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, कॉमन साइड, ब्रैकेट में लिख दीजिए कॉमन साइड, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप देखिए आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या गिवन है कि AC और BD इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू BD, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, आप गिवन लिख देंगे। एक इंफॉर्मेशन और चाहिए, देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप लिखेंगे AD इक्वल टू BC, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। क्या लिख देना है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखिए यहां पर आपको 3 इंफॉर्मेशन मिल गई, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया। तो बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल बीएडी। तो ट्रायंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल बीएडी के। तो आप लिख देंगे ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएडी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आप करेंगे,
ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस क्वेश्चन। आपने लिख लिया होगा, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद आपको पता है कि हमें लगाना है सीपीसीटी। हम क्या लिखेंगे, बाई सीपीसीटी। तो बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, बाई सीपीसीटी ये हो जाएगा कि ये जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल आ जाएगा। एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी। अब आप देखिए कि ये सीपीसीटी से आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, बट हमें पता है, एज वी नो दैट, हमें क्या पता है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में जो ये एडजेसेंट एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है, 180। ये आपको पता है, बताया क्या है, नहीं पता तो जान लीजिए। अब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 एंड एंगल ए अभी आपने फाइंड आउट किया कि एंगल बी के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एंगल बी की जगह एंगल ए पुट कर देते हैं। तो एंगल ए 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप कट करेंगे तो आप देखिए एंगल ए कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। देखिए 90 आ गया। तो अगर एंगल ए 90 है, एंगल ए एंगल बी, तो एंगल बी भी 90 होगा। इसी तरीके से एंगल सी भी 90 होगा और इसी तरीके से एंगल डी भी 90 होगा। अब इसके बाद आपको बस एक लाइन लिखनी है, सिमिलरली एंगल ए बी सी डी ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन आपको कॉपी में कर लेने हैं और इसी के बेस पे और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू क्लास।